नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है, जिससे पूरी दुनिया में चावल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और चावल के दाम एकाएक बढ़ने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा पैनिक यहाँ पर देखा जा रहा है यूएस में जो भी लोग अब चावल खरीदने के लिए जा रहे हैं, केवल उनको एक ही बैग दिया जा रहा है, क्योंकि लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार सुपर मार्केट्स में जा रहे हैं, चावल के बैग्स पर बैग्स जो है परचेज कर रहे हैं। इससे यूएस में चावल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और वहाँ पर चावल के दाम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये चावल के दाम आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आप देखेंगे और भी बहुत सारे देश हैं, यहाँ पर भूखमरी की स्थिति आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि चावल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ेंगे कि इसकी कॉस्ट की तुलना इससे पहले ऐसी स्थितियाँ बहुत कम आई होंगी। तो क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री है। आप देख सकते हैं 21,500 मीट्रिक टन राइस जो है हम पूरी दुनिया को हर साल एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी दुनिया के और देश भारत के सामने दूर दूर तक भी कहीं टिकते नहीं है। थाईलैंड आप देख सकते हैं 8,200, वियतनाम को देख सकते हैं 6,800, यानी कि भारत के आधे से भी कम ये लोग हैं। आप इस चीज़ को इस पाई चार्ट से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 2022-23 का ये पाई चार्ट है। इसमें इंडिया जो चावल एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में वो 40%, यानी कि दुनिया में 40% चावल जो भी, देखो इंटरनल कंजम्पशन की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, यानी कि भारत चावल का उत्पादन करता है, उसको उसका हमारे देश में भी यूज़ होता है और जो बच जाता है, यानी कि लगभग 40.5% चावल हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और आप दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे होंगे थाईलैंड और वियतनाम को अगर मिला भी दिया जाए तब भी इंडिया से बहुत पीछे रहेंगे और अदर्स कंट्री जो है वो 30.7% है। ऑब्वियस सी बात है, अगर दुनिया में 40% चावल कट कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जो कीमत बढ़ने घटने का खेल होता है, ये सिंपली इतना होता है डिमांड और सप्लाई पर, यानी कि डिमांड और सप्लाई जिस हिसाब से अगर ये एडजस्ट होगी उसी हिसाब से इनके प्राइस भी होंगे। अगर डिमांड बहुत हाई होगी, सप्लाई बहुत कम हो जाएगी तो चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। अगर डिमांड बहुत कम होगी, सप्लाई हाई हो जाएगी तो वहाँ पर चीज़ों के दाम घट जाएंगे। तो यही सिंपली कॉन्सेप्ट होता है इनकी कीमतों का। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, इनकी कीमतें इसी तरह से निर्धारित होती हैं। अब अगर दुनिया से 40% चावल कट हो जाएगा तो चावल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और चावल की कमी होने की वजह से क्या होगा, इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। भारत ने जो है चावल के निर्यात पर बैन लगाया तो ऑब्वियस सी बात है वियतनाम और थाईलैंड भी अगर ऐसा करने लगे तो स्थितियां और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। एक तो क्या होता है, चाइना और इंडिया में। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर जो है वो चाइना, यानी कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चाइना है। लेकिन निर्यातक सबसे बड़ा कौन है, भारत है। देखिए इसका कारण बेसिकली ये है कि चाइना में जो चावल है इसकी खपत बहुत ज़्यादा होती है। चाइना के लोग चावल को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, खासतौर पर जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सीधी सी बात है, वो लोग सवेरे भी, दिन में भी, शाम को भी ये चावल ही बनाते हैं। वहाँ पर मछली का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है कोस्टल एरियाज़ में, बीजिंग है, शंघाई है, इन सब जगहों पर। तो चावल के साथ मछली यहाँ के लोगों का अच्छा खासा खाना है। तो चाइना में क्या होता है कि चाइना अगर इतना उत्पन्न करता है तो इतना ही ये इसका जो है कंजम्पशन भी इतना ही है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में भी अगर आप जाओगे तो साउथ के जो हमारे कोस्टल एरियाज है वहाँ पर लोग चावल अच्छा खाते हैं, बंगाल में खाते हैं और भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में खाते हैं। लेकिन अन्य जगहों पर आमतौर पर एक ही टाइम खाने के एक ही टाइम पर चावल लिया जाता है। अगर आप उत्तर भारत की ओर आओगे या फिर कहीं और भी जगह जाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत ठंड भी पड़ती है। लेकिन अगर चाइना में अगर आप जाओगे तो चाइना में तीनों टाइम, अधिकांश टाइम पे ये लोग जो है चावल खाना पसंद करते हैं। तो चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एक बार तो स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि चाइना को भारत से जो है चावल मंगा के खरीदना पड़ा था, ठीक है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि वियतनाम ने भी पिछले साल हमसे चावल खरीदा था, क्योंकि इसका जो चावल का उत्पादन है कम हो गया था। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा जो चावल का एक्सपोर्टर है भारत है और पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है चावल की कमी से। अब आप सोचे होंगे भारत आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, भारत दुनिया को भूखा क्यों मारना चाहता है, अपने यहाँ से चावल के एक्सपोर्ट को बैन क्यों कर रहा है। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल हमारे यहाँ पर एल नीनो आया। साहब अभी एल नीनो क्या होता है, देखिए एल नीनो का सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो एल नीनो ऐसा नहीं होता है कि 2 साल में आ गया, 4 साल में आ गया। एल नीनो एक तरह का फिनोमिना होता है और आमतौर पर हर 6-7 साल में आमतौर पर देखा जाता है। इसमें बेसिकली ये होता है, ये आप दुनिया का मैप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको बीच में ऑस्ट्रेलिया दिख गया होगा और यहाँ पर आपको जो है इंडिया दिख रहा होगा और ये जो है नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर मैंने इस जो सागर है, ठीक है, इसको जो है रेड किया हुआ है। ये सिंपली आप नेट से अगर इसकी इमेज जो है ज़्यादा बड़ी इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एल नीनो की फिनोमिना में कहीं पर सागर में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिन जिन जगहों पर। तो जहाँ पर मैंने डार्क रेड किया है, यहाँ पर क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जहाँ पर हल्का हल्का रेड किया है, ठीक है, थोड़ा सा गुलाबी किस्म का हुआ है, वहाँ पर जो है तापमान बड़ा बहुत होगा लेकिन उससे थोड़ा सा कम होगा।
तो तापमान के बढ़ने की वजह से, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सागर का पानी बहुत गर्म होता है। सागर के पानी की गर्म होने की वजह से वो भाप बन करके ऊपर आता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस वजह से असामान्य बारिश देखने को मिलती है, चक्रवात यानी कि साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, हवाएं जो है अलग अलग दिशाओं में बहती है। यानी कि एल नीनो के फिनोमेना में क्या होता है कि हवाओं का जो है बहना अलग तरीके से होता है। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं और अनियमित वर्षा होती है, इर्रेगुलर वर्षा होती है, एक ही साथ जो है बहुत ज़्यादा बादल बरस जाएंगे। तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है चावल की खेती प्रभावित होगी, क्योंकि अगर बारिश बहुत ज़्यादा आ गई या बहुत कम आ गई या इर्रेगुलर बारिश आने लग गई साल में, तो जो है क्या होता है कि जो चावल की खेती होती है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ठीक ऐसा एल नीनो का फिनोमेना बताया जा रहा है कि इस साल हमारे यहाँ पर है, पूरी दुनिया में है। और इस एल नीनो के फिनोमेना की वजह से भारत ने जो है चावल के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया है, क्योंकि भारत में इस बार बताया जा रहा है कि चावल की खेती जो है उससे कम हो सकती है, जितना औसत हमारा है उससे कम हो सकती है। और चावल के एक्सपोर्ट का बेसिकली कारण ये है कि भारत चाहता है कि चावल की कीमतें हमारे अपने देश में ना बढ़े, पहले हमारे देश की ज़रूरत पूरी हो जाए, उसके बाद हम बचा हुआ एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा, एल नीनो के फिनोमेना की वजह से भारत में किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो उनको इंटरनेशनल मार्केट में अगर वो अपना सामान बेचने के लिए जाएंगे तो उनको इनकी ठीक ठाक कीमत मिल सके, इसलिए भारत सरकार ने जो है चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया। अब इससे पूरी दुनिया जो है प्रभावित होने वाली। ऑब्वियस सी बात है कि सरकार अपने लोगों के लिए काम करेगी और भारत के लोगों को बचाना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो चावल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि भारत ने जो 40% दुनिया में चावल बेचता उसने अपना कट शेयर जो है वो कट कर दिया, यानी कि इस बार भारत से चावल निर्यात नहीं होगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब कुछ चल रहा है। आप देखिए, इसके बाद आप जानते होंगे कि इस साल गेहूं के निर्यात पर भी एक तरह से हमारे यहाँ पर तो बैन नहीं लगा है, लेकिन आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन, इनका जो इलाका है ना, ये बहुत उपजाऊ है और दुनिया का अधिकांश गेहूं यूक्रेन में ही होता है और रशिया में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक सी वाली एक डील हुई थी कि जब से वॉर हो रहा था, अब ऑब्वियस सी बात है अगर यूक्रेन गेहूं बेचेगा तो समुद्र से होते हुए बेचेगा। अभी मैं आज के इसमें मैं मैप रखना भूल गया हूं, नहीं तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप जानते हैं कि जो यूक्रेन है ना, वो ब्लैक सी से होते हुए जो है गेहूं को बेचता है अपना, और गेहूं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और यूक्रेन गेहूं को बेच के बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं, इंक्लूडिंग हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो जो है यहाँ के ये यूक्रेन के जो है गेहूं पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है और पूरी दुनिया यूक्रेन के गेहूं पर निर्भर करती है। जब से वॉर शुरू हुआ तो रशिया ने यूक्रेन, जो शिप्स जा रहे थे यूक्रेन से ब्लैक सी में, उनको टारगेट करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया में चावल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई, क्योंकि यूक्रेन से चावल का निर्यात होना बंद हो गया। तो उसके बाद रशिया से ब्लैक सी पर एक डील की गई कि आप जो करना है आप करिए, लेकिन जो यहाँ से गेहूं के कार्गोज आ रहे हैं उनको आप जो है उनको रोकना मत। तो उस समय तो डील हो गई थी। और जो है जब भी यूक्रेन से जो गेहूं जाता था सी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, इसकी सूचना पहले रशियंस को दी जाती थी कि हमारा जो है कार्गो जा रहा है, आप इसको टारगेट मत करना। और रशिया भी आमतौर पर वहाँ पर टारगेट नहीं करता था, इसलिए पिछले साल गेहूँ की कीमतें जो हैं वो ठीक ठाक रही थी। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि रशिया ने ब्लैक सी वाली डील को अब कैंसिल कर दिया है। ये 4 महीने के आसपास से डील रही थी, अभी डील कैंसिल हो चुकी है, जिसमें रशिया का तर्क है कि तुम यूक्रेन को तो जो हम इतना ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि हम हमारे ऊपर से जो है सैंक्शंस अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड ने और अमेरिका ने हटाए नहीं है, इसलिए हम ब्लैक सी वाली डील को कैंसिल करते हैं। और आपको पता होगा कि ये जो हाल ही में उनके जो ब्रिज है उस पर अटैक हुआ था, और उस अटैक की वजह बताया जा रहा है कि इसी तरह से हमको भटकाया जाता है कि हम जो है गेहूँ भेज रहे हैं, जबकि गेहूँ की जगह पर ये लोग कुछ और ही भेजते हैं। तो ब्लैक सी में लगातार यूक्रेन को जाने वाले वेसल्स पर और यूक्रेन से आने वाले वेसल्स पर रशिया लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। और 2 दिन पहले की आपने खबर सुनी होगी कि चाइना का बहुत बड़ी तादाद में गेहूं जो उसने यूक्रेन को पेमेंट करके खरीदा था, रशिया ने उस पर बॉम्बार्डमेंट करके उसको नष्ट कर दिया ब्लैक सी में। और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, यानी कि रशिया के वजह से गेहूं की किल्लत पूरी दुनिया में होने वाली है। और इंडिया के बैन लगाने की वजह से जो चावल है उसकी कीमत पूरी दुनिया में किल्लत होने वाली है। और सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होगा पाकिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज़, क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं वहाँ पर जो घरेलू महंगाई है, खाने पीने चीज़ों की महंगाई, वो लगभग 48% के अराउंड, नहीं सॉरी 38% के अराउंड जो है वो महंगाई पहुँच चुकी है। आप सोचिए हमारे यहाँ पर महंगाई की जो दर है ना, वो लगभग 4 से लेकर के 7% होती है, फिर भी हमको इतना फील होता है कि पिछले साल ये इतने कम का मिलता था, आज इतना महंगा हो गया। वहाँ पर 38% इन्फ्लेशन है, देश की स्थितियां खराब हैं और सरकार के पास पैसा है नहीं। बड़ी मुश्किल से आईएमएफ से जो है $3 बिलियन का पैकेज इनके लिए रिलीज हुआ है। अब जो है चावल और गेहूं की कीमत बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की स्थिति और भी बुरी होने वाली है, और इनके यहाँ पर जो खाने की पीने की बेसिक चीज़ें हैं इनकी भी किल्लत आपको देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें पाकिस्तान तो होगा, साथ में अफ्रीका के बहुत सारे गरीब देश हैं जो भारत के चावल पर और यूक्रेन के गेहूं पर निर्भर करते थे, अब उनको जो है प्रॉब्लम आने वाली है। और ऑब्वियस सी बात है, भारत के मार्केट में
चावल की किल्लत ना हो जाए, इस वजह से भारत ने चावल के निर्यात पर रोक लगाई है। पूरी दुनिया का इसमें होने को अब आने इस वाले समय में हो सकता है भारत को प्रेशराइज किया जाए कि आप ऐसा ना करें, चावल के निर्यात पर बैन ना लगाएं। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज भी प्रेशराइज भारत को करेंगे, ऑब्वियस सी बात। और हो सकता है सरकार को अपने निर्णय में पुनर्विचार करना पड़े या फिर थोड़ी बहुत ढील डाल देनी पड़े। तो ये तो समय बताएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में जो जानकारी आपको दी है आप इसको ठीक से समझ पाए होंगे। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तो आज के सेशन को ही पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।